एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। मीन्स आप क्या पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप जैसे आर्मी जीडी का ये सेशन चल रहा है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये आपकी चौथी प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ से आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अनर्गल ऐसे टॉपिक्स नहीं इसमें इंक्लूड किए गए हैं और ना ही आप ही ऐसे टॉपिक्स पढ़ें जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपसे टॉपिक्स में नहीं पहुँच रहा है। आप ऐसे टॉपिक्स को मत पढ़िए, बात समझ रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए, रिवीजन करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फैक्ट डेटा को ज़्यादा आप ध्यान रखिए और ऐसे टॉपिक्स को पढ़िए जो आपके सिलेबस में है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें, है ना, समझें कि हमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हाँ, तो आप ऐसे टॉपिक्स को मत कवर करिए जो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। आप बेफजूल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो इसका कोई लॉजिक नहीं निकलता है ना। तो आप जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो आपका टॉपिक हो, जो सिलेबस हो, उसको कोशिश करिए कि वो टॉपिक्स आप ज़्यादा कवर करें। ठीक, तो बहुत आसान है, आप बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, आइए हम लोग कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आप जिससे कि आपका एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे, ये रहा आपका चौथा सेट है, प्रैक्टिस सेट, और यहाँ पर हम लोग समझेंगे ये इंडियन हिस्ट्री के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस और ज्योग्राफी और जनरल अवेयरनेस सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ में। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इसको देखना है कि प्लासी का युद्ध आपको कब हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये देखना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1757, 1764, 1757, 1707। ठीक है, चलो देखो, आपको इसमें ये चेक करना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब देखने को मिलता है। 23 जून 1757 को देखने मिलता है। कब देखने मिलता है? 23 जून 1757। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे नेतृत्वकर्ता? रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, किनके बीच होता है ये आपको ध्यान रखना है। वर्सेस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, ये थे। ठीक, सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में ये बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध होता है, जहां पर रॉबर्ट क्लाइव विजेता होते हैं। विक्ट्री किसकी होती है? रॉबर्ट क्लाइव की होती है। विजेता कौन होता है? विक्ट्री कौन होता है? रॉबर्ट क्लाइव की यहाँ पर जीत देखने को मिलती है। तो कब होता है प्लासी का युद्ध? 1757 में होता है। क्लियर है? 1764 में क्या होता है? तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है, ध्यान रखना है। 1764 में बक्सर का युद्ध आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बोलो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? ओके, क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये वीडियो ऑनलाइन यूट्यूब में जो भी भाई बहन देख रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर पेन कॉपी लेकर कहीं भी बैठे हैं तो पेन कॉपी लेकर बैठें। आप एक रिवीजन नोट्स टाइप में बनाएं। जो पॉइंट्स आपको आ रहे हैं, ठीक है, जो मेंशन नहीं है, एक नोट्स बना लें कि हाँ हमें ये पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो उन पॉइंट्स को रख के आप रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड टाइप में, कि आप हाँ थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि रिवीजन टाइप में कि हाँ यार ये पॉइंट्स आ सकता है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझना है खुद को, स्ट्रेटजी खुद को बनानी पड़ेगी। ठीक है, अनर्गल आप जाएंगे, अदर कंपोनेंट्स में जाएंगे तो बहुत भटकते रहेंगे। भटकना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग समझें। चलो, झांसी की रानी, अगला क्या कह रहा है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का निधन किस युद्ध में हुआ था? ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का निधन किस युद्ध में हुआ था? तो ऑप्शन है प्लासी, बक्सर, ग्वालियर, पानीपत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि देखो, जैसे झांसी की रानी का जो युद्ध हुआ था, आपको ये समझें तो बता दें इसमें, तो ये आपको सी ऑप्शन यानी ग्वालियर में देखने को मिलता है। ठीक है, ग्वालियर में देखने को मिलता है, जो कि 1858 में इनका निधन हुआ था ग्वालियर में युद्ध करते हुए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, अब आप इसको समझें कि जो झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई, इनका निधन 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास, कहाँ पर? ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना के साथ अंतिम युद्ध के दौरान हुआ था। ब्रिटिश सेना के दौरान अंतिम युद्ध के दौरान हुआ था। यह युद्ध 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था और इसी में उन्होंने वीरगति प्राप्त की। इसी में उन्होंने वीरगति प्राप्त थी। इनके अपोजिट में आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करें तो हीरोज जो था वो उससे इनकी युद्ध हुई थी, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। स्थान कहाँ था? मृत्यु का स्थान अगर बात करें तिथि की, तो कोटा की सराय ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ठीक है, हुआ था। और तिथि याद रखना 18 जून 17, किसी बुक में 17-18 जून 1858 में आपको देखने को मिलता है। तो ये भी डेट याद रखना है, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड फोकस रखना है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 17 से 18 जून 1858
58 में हुई थी, 18 जून 1858 में देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये याद रखना किसके अपोजिट में इनका कौन था, तो हीरोज था। कौन था, हीरोज था, ठीक है ना। बोलो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पर अब आप समझ गए हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का निधन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। एक पॉइंट आपको याद रखना कि क्योंकि जो ये रानी लक्ष्मीबाई का जो निधन हुआ था 1858 में, इसका एक 1757 का जो ये राष्ट्रीय विद्रोह फैला हुआ था, ये जो राष्ट्रीय विद्रोह आपको देखने को मिलता है, राष्ट्रीय विद्रोह, तो ये कई जगहों पे फैला हुआ था, है ना। तो बढ़ चढ़ कर लीडर मिस नेतृत्व करता, कई लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर इस विद्रोह का सामना किया था, है ना। तो ये आपसे एग्जाम में ये बहुत पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कहाँ से किन नेतृत्वकर्ता ने भाग लिया विद्रोह का, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इसमें। तो ये बहुत आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। तो यहाँ से इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बात करें प्लेस मीन्स स्थान, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है लीडर मीन्स नेता, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक। अब यहाँ से आपको समझना है कि जैसे मैं आपसे बताऊँ कि अवध जिसे आप लखनऊ कहते हैं, तो यहाँ से बेगम हजरत महल ने हिस्सा लिया था विद्रोह में, बेगम हजरत महल, ठीक। क्योंकि जो 1857 का विद्रोह था, ये एक ऐसा विद्रोह था कि इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा दिया गया था। कैसा, राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो ये बढ़ चढ़ कर इसमें लोगों ने हिस्सा लिया था। दूसरा विद्रोह जो आपको देखने को मिलता है, दूसरा जो स्थान है, वहाँ से आपको झांसी की बात करें तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने हिस्सा लिया था, ठीक है ना। 1857 की क्रांति यानी रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के विषय में बात कर रहे हैं हम, 1857 की क्रांति। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट को। तो यहीं पर मैं थोड़ा कुछ पॉइंट्स आपसे मेंशन कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपके एग्जाम ओरिएंटेड। तो यहाँ से याद रखना 1857 की क्रांति का जो प्रतीक है, प्रतीक क्या है, तो याद रखना कमल और रोटी। क्या था, कमल और रोटी इसका प्रतीक था, लोटस एंड ब्रेड, ठीक है। याद रखना प्रतीक क्या था, कमल और रोटी, ठीक है। अगला पॉइंट ध्यान रखना कि और स्थान अगर हम बात करें तो यहाँ से कानपुर, तो कानपुर से नाना साहब कौन थे, नाना साहब, और इनके कमांडर थे तात्या टोपे। अंग्रेजों ने क्या किया था, तात्या टोपे को फांसी दे दिया था और नाना साहब को नेपाल भेज दिया गया था, ठीक है ना। अगर आगे हम बात करें चौथे नंबर पे, तो आपको इलाहाबाद देखने को मिलता है। इलाहाबाद से कौन थे, लियाकत अली थे, लियाकत अली, ठीक है ना। आगे अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बिहार, तो बिहार से कौन थे, कुंवर सिंह, ठीक है। बात करें दिल्ली से, तो दिल्ली से कौन थे, दिल्ली से याद रखना, दिल्ली से कौन थे, बहादुर खां जफर, है ना। कौन था, बहादुर खां जफर द्वितीय, ठीक है ना। तो ये आपको कई जगहों से आपको देखने को मिला था, ये क्योंकि फैजाबाद, बरेली, कई जगहों पर देखने को मिला था। तो बट आपके एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम आपको बता दें कि आपको जो मोस्ट है आपको याद रखना है, वो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, कहाँ पर भड़का था। तो आपको देखना है अवध में किन्होंने नेतृत्वकर्ता संभाला था, तो बेगम हजरत महल ने वहाँ पे अवध में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में शामिल थी। इन्हें भी बंदी बनाकर इन्हें भी नेपाल भेज दिया गया था, ठीक है। बात करें झांसी, तो झांसी में आपको रानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, इलाहाबाद से लियाकत अली खां, ठीक है ना। बिहार से कुंवर सिंह और दिल्ली से बहादुर शाह जफर, ठीक है। कुछ पॉइंट्स और याद रखने कि रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की जो क्रांति आपको देखने को मिलती है, 1857 की क्रांति, जो 1857 की क्रांति आपको देखने को मिलती है, इसमें बात करें तो सबसे पहले ये क्रांति जो विद्रोह है भड़का था, ये कहाँ पे, तो ये आपको जो सबसे पहला विद्रोह देखने को मिलता है ये मेरठ में देखने को मिलता है। कहाँ पर, मेरठ में, याद रखना कहाँ पर, मेरठ में देखने को मिलता है। ये पॉइंट्स आपको क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरठ में आपको ध्यान रखना है कि जो मंगल पांडे हैं, कौन, मंगल
तो मंगल पांडे से एक बात याद रखना है कि जो मंगल पांडे हैं, मंगल पांडे को ये आपको ध्यान रखना है कि ये किस इन्फेंट्री के सिपाही थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मंगल पांडे 34वीं नेशनल इन्फेंट्री के सिपाही थे, सोल्जर थे, ठीक है ना। मंगल पांडे 34वीं नेशनल इन्फेंट्री के सिपाही थे, ठीक है, मंगल पांडे 34वीं नेशनल इन्फेंट्री के सिपाही थे, सोल्जर थे, ठीक है ना। ये याद रखना है आपको, क्लियर पॉइंट्स, ये पॉइंट्स क्लियर रखने हैं, ठीक है ना। मंगल पांडे ने एक्चुअली में क्या किया था, मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज़ों को गोली मार दी थी, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? 2 अंग्रेज़ों को मारकर गोली हत्या कर दी थी, गोली मारकर हत्या कर दी थी। वो 2 अंग्रेज़ जो थे ह्यूसन थे और बाग थे। कौन थे? ह्यूसन और बाग। इनकी 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी वजह से इनको क्या दे दिया गया था? फांसी दे दी गई, फांसी पर चढ़ा दिया गया था, ठीक है ना। मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया गया था, ठीक है, याद रखना। ये जो एक्चुअली में युद्ध भड़का था, ये जो बुलेट थी, जो बंदूक थी, गन थी, वो कौन सी थी? रॉयल इनफील्ड। रॉयल इनफील्ड एक बंदूक थी, गन थी। और इसमें जो बुलेट थी, बुलेट में गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा था, है ना, बुलेट पे, जिसे दांतों से काट कर लगाना रहता था। तो इस वजह से ये विद्रोह भड़का हुआ था। लोगों ने कहा ये अफवाह है, बट ये जो भी था वहाँ पर एक कारण, एक जो वहाँ पर देखने को मिला था, यही कारण देखने को मिला था कि हाँ, गाय और सुअर की चर्बी की वजह से ये विद्रोह काफ़ी मात्रा में भड़का था। जिससे तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बतला रखे हैं। एक पॉइंट्स और याद रखना है कि आपसे और पूछ सकता है, वो क्या पूछ सकता है, यहाँ पर ध्यान देना है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय अगर हम बात करें कि गवर्नर जनरल कौन था, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो याद रखना, गवर्नर जनरल के रूप में वहाँ पर जो तैनात था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगर बात करें वहीं पे पीएम की, तो पीएम कौन था? पीएम पॉमस्टन था। कौन था? पॉमस्टन था, ठीक है ना। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ये आपको नोट्स बना के चलना है। अगर आपने बना रखा है तो अच्छी बात है, बस रिवीजन करते हुए चलना है, ठीक है। इन बातों को आपको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है। और यहाँ पर 1857 की क्रांति से ये भी आपको देखने को मिलता है कि अगर यहाँ पर आपको हम बात करें कि ये 1857 जो क्रांति आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में ये कई स्थानों पर फैला हुआ था विद्रोह, कि इसके बाद आपको डिक्लेरेशन ऑफ महारानी विक्टोरिया, ठीक, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है। और उसमें देखने को मिलता है कि अब यहाँ पे जो शासन चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा था, अब क्या कर दिया जाएगा? इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। 1858 से इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्रिटेन क्राउन का शासन देखने को मिलता है, ठीक है ना। जो आता है डिक्लेरेशन, उसको इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा जाता है कि ये सब चीज़ें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ख़त्म किया जा रहा है, वह गवर्नर जनरल का पद ख़त्म किया जा रहा है, पोस्ट जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। उसके बजाय अब वायसराय का पद आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको जो देखने को मिलता है। और जो ब्रिटेन क्राउन का जो मतलब कि उनका क्या होता है, वो क्या करते हैं कि जैसे कि बांटो और राज करो, क्या कहते हैं ब्रिटेन क्राउन का जो एक शब्द होता है, लाइन होती है, वो कहते हैं कि बांटो और राज करो, ठीक है। ये ब्रिटेन क्राउन का होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 की जो क्रांति आपको देखने को मिलती है, इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति का सिद्धांत, ये कौन पेश करते हैं? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू पेश किया जाता है, ठीक है ना। डॉक्टर लॉर्ड डलहौजी कौन पेश करते हैं? लॉर्ड डलहौजी पेश करते हैं, ठीक है ना। तो इन सब मुद्दों को आपको ध्यान रखना है, फैक्ट को आपको कवर करते हुए चलना है, इन सभी पॉइंट्स को, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन कैसे भी बने, आप आसानी से क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप अपना आगे सिलेक्शन ले सकें आसानी से, ठीक है। तो इन बातों को आई होप कि आप समझ गए हैं कि यहाँ पर इतने पॉइंट्स मैंने 1857 की क्रांति के विषय में, 1857 क्रांति या जो विद्रोह कहाँ कहाँ फैला, इस विषय में मैंने आपसे चर्चा किया। और जो ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो निधन है, ये 1857 की क्रांति से ही संबंधित है, ठीक है ना। इन्होंने भी झांसी में बढ़ चढ़ कर विद्रोह किया था, जिससे कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? फिर ग्वालियर में हुई थी ना। अंग्रेज कौन था इसके इनके अपोजिट में? तो ह्यूरोज थे। कौन थे? ह्यूरोज थे, ठीक है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक, डेट याद रखना, हाँ, सब चीज़ों का डेट आपको मेंशन है, आप याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ की थी? तो याद रखना है, आपके ऑप्शन है चंपारण, अहमदाबाद, साउथ अफ्रीका, दांडी, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि इनके शुरुआत कहाँ पर हुई सत्याग्रह की। तो
अच्छा, आप एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा, आप लोग हो और जो आप यूट्यूब में भाई बहन देख रहे हो, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं तो पहले आप कोशिश करें कि आप पहले खुद से करें, है ना। उसके बाद आप देखें कि हाँ मेरा सही है कि गलत है, और उसके बाद जो मैं भी एनालिसिस कर रहा हूँ उसका आप अच्छे से समझते हुए चलें सारे पॉइंट्स को, ठीक है। देखो, जो बात करें कि सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ हुई, तो पहला सत्याग्रह इन्होंने जो किया था वो साउथ अफ्रीका में किया था, ठीक है। कहाँ पर किया था? साउथ अफ्रीका। बट भारत में जो पहला सत्याग्रह इन्होंने किया था, भारत में जो पहला सत्याग्रह किया था, जस्ट अ मिनट, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा बाहर बोर्ड में लेकर अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। समझिएगा। देखो, बात करें अगर कि ये जो आपको बता रहा हूँ कि जो पहला सत्याग्रह भारत में, अगर पहला सत्याग्रह आप देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे से समझना, भारत में पहला सत्याग्रह ये जो देखने को मिलता है, ये बिहार के चंपारण ज़िले में देखने को मिलता है। कहाँ पर? चंपारण ज़िले में, बिहार के चंपारण ज़िले में। और कब देखने को मिलता है? ये 1917 में, डेट ईयर ज़रूर याद रखना, ठीक है। 1917 में आपको देखने को मिलता है। अच्छा, एक्चुअली में ये सत्याग्रह होता क्यों है? इसलिए होता है क्योंकि जो ये ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज़ लोग थे, ये किसानों पे एक उत्पीड़ित प्रथा चला रहे थे, जो कि आप इनसे ये जबरन करवा रहे थे कि आपको, जैसे कि खेत में नील, यानी 3/20 हिस्सा में नील, इसमें ये चल रहा था तिनकठिया सिस्टम, तिनकठिया प्रणाली जिसे बोलते हैं, तिनकठिया प्रणाली। मीन्स इनका, ब्रिटिश लोगों का कहना था कि आप जितने भी खेत लिए हो उसमें 3/20 हिस्सों में नील, किसकी? नील मीन्स इंडिगो, नील की खेती करना अनिवार्य है। नील की खेती करना अनिवार्य। क्या बता दिया था? अनिवार्य, ठीक है, समझ गए। तो इस वजह से ये, जिसमें किसान भाई बहुत उत्पीड़ित थे, उन्होंने महात्मा गांधी से मिला और महात्मा गांधी से मिलकर इस अपना दुख दर्द पूरा साझा किया। तो महात्मा गांधी ने भारत में जो पहला सत्याग्रह किया था वो बिहार के चंपारण ज़िले में किया था, और जो कि 1917 में देखने को मिलता है, तिनकठिया प्रणाली के लिए, जो कि 3/20 हिस्सों में उनको नील यानी इंडिगो की खेती करना अनिवार्य था। बोलो, समझ में आया? ठीक। अगर आगे हम बात करें, आगे चर्चा करें, तो आगे चर्चा करेंगे अहमदाबाद। ऑप्शन समझिएगा, अहमदाबाद में क्या होता है, आपको ध्यान रखना है। अहमदाबाद में जो सत्याग्रह होता है, अहमदाबाद में सत्याग्रह जो होता है, ये 1918 में होता है। कब होता है? 1918 में होता है, जो कि सूती मिल मज़दूरों के लिए होता है, सूती मिल मज़दूरों के लिए होता है, ठीक है ना, उनके लिए सत्याग्रह करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ईयर याद रखना है, 1918। चंपारण में कब वो देखने को मिलता है? चंपारण में 1917 में देखने को मिलता है, ठीक। और अहमदाबाद में 1918 में करते हैं सत्याग्रह, ठीक है। अगर हम बात करें दांडी में आपको कब देखने को मिलेगा? 1930 में देखने को मिला, ठीक है ना। 1930 में याद रखना, 1930 में ये नमक सत्याग्रह यानी मीन्स दांडी की शुरुआत करते हैं। दांडी मार्च की शुरुआत होती है, दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, याद रखना, ठीक। कब हुई थी? अगर आपसे पूछा जाए कब हुई थी, तो याद रखना ये कब हुई थी? 1930 यानी 1930 में हुई थी। तो ये यहाँ से आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर करके चलना है, ठीक है। तो ये एक एक पॉइंट्स आपको कवर कर लेना है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ की थी। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत पहले जो की थी भारत में, वो 1917 में बिहार के चंपारण ज़िले में किया था, जो कि तिनकठिया सिस्टम के लिए किया था। किसानों पे काफ़ी अंग्रेज़ों लोग ने अत्याचार कर रहे थे वहाँ पर कृषि को लेके, इसलिए उन्होंने पहला जो सत्याग्रह किया था वो चंपारण में किया था, ठीक है। दूसरा है अहमदाबाद में 1918 में करते हैं, जो कि सूती मिल मज़दूरों के लिए करते हैं, ठीक है। बात करें दांडी, तो दांडी में जो दांडी है मीन्स नमक सत्याग्रह है, जो कि दांडी मार्च की शुरुआत होती है 1930 में, ठीक है। इसका तो ये सब ईयर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, जो मेरे यूट्यूब पे भाई बहन देख रहे हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो उन भाई तक, बहनों तक ज़रूर शेयर करें जो आर्मी जीडी मीन्स आर्मी का सपना लिए हुए हैं और जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको समझ में आ सके कि हाँ
उनका एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है वो किस पैटर्न के देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन इसी पैटर्न के आपको देखने को मिलते हैं। ज़्यादा अनर्गल आपको टॉपिक्स में नहीं पढ़ना है, नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे। बाहर अदर कंपोनेंट में नहीं पढ़ना है, अदरवाइज़ आपको माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, अब आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उन भाई बहनों तक ज़रूर ये वीडियो शेयर करें जिससे कि उनको लाभ हो सके और वो अपना एक सीट पक्की कर सकें, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर करें, जिससे कि जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ये कंटिन्यूस सीरीज चलेगी टिल एग्जाम डेट तक आर्मी जीडी की, तो जिससे कि आपको कंटिन्यूस इसका वीडियो का लिंक मिलता रहे, ठीक है। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये कंप्लीट पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, वहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आपको पीडीएफ कंटिन्यूस मिलती जाए। वहाँ पर और भी सारी पीडीएफ पड़ी हुई हैं, जो साइंस है ना, जीके जीएस है, एक कंप्लीट रिवीजन नोट्स टाइप में सारी डॉक्यूमेंट्स पड़ी हुई हैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, जिसका आप फ़ायदा बेनिफिट्स ले सकते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन, अगर आप बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन क्या कह रहा है आपसे, भारत छोड़ो आंदोलन यानी इन विच ईयर डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट। तो आपके ऑप्शन है 1930, 1942, 1919, 1920। तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं। अब यहाँ से आप बताइए कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी शुरुआत जो आपको देखने को मिलती है कब देखने को मिलती है, 1942 में छोड़ी है। क्या देखने को मिलता है, 1942 में देखने को मिलती है। जो नेता होते हैं, नेता महात्मा गांधी करते हैं। कौन करते हैं, महात्मा गांधी, याद रखना, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी करते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी करते हैं। और उनका एक नारा होता है, ध्यान रखना, उनका नारा होता है, आपसे पूछ सकता है नारा कि ये किसका नारा है, तो करो या मरो का नारा होता है। करो या मरो, करो या मरो मीन्स इंग्लिश में बोले तो डू और डाइज, डू और डाइज, है ना। करो या मरो का नारा देते हैं कौन, करो या मरो का नारा कौन देते हैं, तो महात्मा गांधी देते हैं, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन जब कर रहे होते तब उनका नारा बहुत प्रचलित होता है। उसी वक्त ये बताते हैं कि करो या मरो का समय आ गया है, ठीक है, जो कि 1942 में ये होता है, शुरुआत होती है, ठीक है। आप आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आगे कह रहा है कि इंडस वैली सभ्यता, इंडस वैली सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था, तो आपका पाटलिपुत्र, हड़प्पा, वाराणसी, उज्जैन, ये आपके ऑप्शन है। तो याद रखना जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपको देखने को मिलता है इसका प्रमुख नगर जो है वो हड़प्पा है। कौन है, हड़प्पा, ठीक है, क्या है हड़प्पा। अब आपको अगर इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, युगांतर इंस्टीट्यूट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन मीन्स सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित MCQ PYQ सीरीज उसमें पड़ी हुई है। 20 मिनट की है शायद, 20-25 मिनट की जो भी है, 17-18 मिनट की जो भी होगी, तो आप जाकर वहाँ पर ज़रूर उसको देख लें, तो उससे आपका पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आप ज़रूर वहाँ जाके आप देख लें, तो जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पूरा और आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये आपके सामने क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ये आपके 4 ऑप्शन है, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 नवंबर। तो ध्यान रखना कि संविधान जो भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। याद रखना 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त को ध्यान रखना क्या हुआ, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को याद रखना, 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। क्या मनाते हैं, गांधी जयंती। और गांधी जी किस मार्ग पर चलते थे, अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। तो कभी कभी अहिंसा दिवस भी पूछ लेता है कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 को याद रखना, 26 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं, जो प्रस्तावना में जो देखते हैं कि संविधान है उसको क्या करते हैं हम लोग, अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं 26 नवंबर को, ठीक है। ये आपको पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, तो आई होप कि आप यहाँ पे समझ गए हैं ये सारे पॉइंट्स, आगे बढ़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपके 4 ऑप्शन है। अब आप इनको 4 ऑप्शन को समझना है कि, और इनमें से आप चारों ऑप्शन में आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चले कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, जवाहरलाल नेहरू क्या थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे, सरदार पटेल क्या थे, सब स्थायी सदस्य कौन थे, अस्थायी सदस्य कौन थे, ये सब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ठीक है, बताइए। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो अब देखो, हम लोग ऑप्शन के थ्रू अगर खेलें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो 11 दिसंबर, देखो डेट ईयर पूरा याद रखना है आपको, 11 दिसंबर 1946 यानी 1946, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। ठीक है ना, याद रखना 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगर यहीं पर एक पॉइंट्स और आपको ध्यान रखना ऐड कर दें कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। किसे चुना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखना, किसे चुना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है, जो कि संविधान सभा में ये सबसे वरिष्ठ और बुजुर्ग नागरिक थे। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर है। अच्छा, इनको चुनने का एक ये है कि जो फ्रांस से लिया गया था, क्योंकि फ्रांस में क्या होता है कि संविधान सभा में जो सबसे बुजुर्ग होता है, वरिष्ठ नागरिक होता है, उसको संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। तो इसलिए ये कहाँ से लिया गया था, तो फ्रांस से लिया गया था। तो ना, ये कहाँ से है, फ्रांस से, इसीलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। किसे, 9 दिसंबर 1946 को पहली बार सच्चिदानंद सिन्हा को। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, बात करें जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखना, 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, किनकी बात कर रहे हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो याद रखना, डॉक्टर जो बी आर अम्बेडकर हैं, इन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे, प्रारूप समिति मीन्स ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, कि क्या थे, ये अध्यक्ष थे। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। बात करें डी ऑप्शन, तो सरदार पटेल मीन्स सरदार पटेल। तो सरदार पटेल का जिक्र करें तो सरदार पटेल जो थे ये प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों के ये क्या थे, समिति के सलाहकार थे। ठीक है, याद रखना, प्रांतीय संविधान समिति और प्लस मौलिक अधिकारों के क्या थे, ये सलाहकार थे। क्या थे, सलाहकार थे, है ना, याद रखना। अब आप आर्मी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं तो आपसे पूछ सकता है कि आयरन मैन यानी लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल को कहा जाता है। किसे ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक है, आयरन मैन के नाम से, लौह पुरुष के नाम से। बोलो ये डेटा आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं भाई, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। बोलो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ जाएँ। ठीक है, अगर आगे बढ़ें तो अब आप समझिएगा, हम लोग आगे मूव अप कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, समझिएगा।
मौलिक अधिकार कितने हैं आपको देखने को मिलते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब आप बताइए कि मौलिक अधिकार कितने हैं, मीन्स हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर। आपको संविधान सभा में मौलिक अधिकार कितने आपको मिले हैं वर्तमान में, तो इन बातों को आपको बताना है। और आप अपना आंसर और जो भी राय है आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें कि क्या है, तो उसको मैं देखूंगा, तो वो ज़रूर मैं उस पर फॉलो करूंगा कि आपकी क्या राय है। और आप अपना आपका कमेंट भी ज़रूर आना चाहिए कि कौन सा आंसर क्या मीन्स आंसर, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत गर्मी है भैया। चलें देखें, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, समझिए। देखो मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार क्या बतलाता है आपको ये समझना है। मौलिक अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकार जो है वो आपको 6 देखने को मिलते हैं। कितने हैं? 6। अगर हम बात करें वो मौलिक अधिकार 6 कौन से हैं, तो वो एक नज़र मान लेते हैं, क्योंकि क्या पता जैसे समानता का अधिकार आ गया था, है ना, ऑप्शन में था ना, इक्वलिटी ऑफ राइट्स, तो समानता का अधिकार आ गया। तो समानता का अधिकार कहाँ से देखने को मिलता था, तो आर्टिकल मौलिक अधिकार में आर्टिकल 14 to 18। तो ऐसे ही क्या पता और भी आर्टिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट्स देखने को मिल सकते हैं। तो हमें प्रिपेयर रहना है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 6 आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। वो जो पहला आपको देखने को मिलता है वो समानता का अधिकार देखने को मिलता है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार क्या देखने को मिलता है? समानता का अधिकार, ठीक। आर्टिकल्स भी आपको लर्न करते हुए चलना है भाई। तो जो समानता का अधिकार है वो आपको 14 से 18 के बीच में देखने को मिलता है। 14 से 18 के बीच में देखने को मिलता है। दूसरे की बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता, है ना। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार आपको देखने को मिलता है वो कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है, तो वो आपको 19 से 22 तक देखने को मिलता है। कहाँ से देखने को मिलता है? 19 से 22 तक देखने को मिलता है। तो बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो ये आपको 23 से 24 के बीच में देखने को मिलता है। 23 से 24 के बीच में देखने को मिलता है। अगर बात करें चौथा तो धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार जो आपको देखने को मिलता है वो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में देखने को मिलता है। कहाँ से देखने को मिलता है? 25 से 28 के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें आपको देखने को मिलता है धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। अगर बात करें शैक्षणिक और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो आपको देखने को मिलता है ये 29 से 30 आपको देखने को मिलता है। कहाँ से? 29 से 30 के बीच में देखने को मिलता है, ठीक ना। अगर हम बात करें 6 नंबर की तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपको देखने को मिलता है वो आपको कहाँ तक देखने को मिलता है? आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में देखने को मिलता है। कहाँ? अनुच्छेद 32 में आपको देखने को मिलता है। तो भाई ये आपके क्या थे? ये आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपको 6 वर्तमान में मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। तो एक बात का याद रखना, जो मूल मौलिक अधिकार थे, मूल मौलिक अधिकार, यहाँ से एक पॉइंट ध्यान रखना, जो मूल मौलिक अधिकार थे, मूल मौलिक अधिकार है ना, मूल मौलिक अधिकार की बात करें तो भाई मेरे मूल मौलिक अधिकार जो थे वो कितने थे? वो 7 थे। कितने थे? 7 थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। और इन बातों को याद रखना कि जो 7वां था वो संपत्ति का अधिकार, कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी था, मीन्स संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जो संपत्ति का अधिकार था वो अनुच्छेद वो आर्टिकल 19 क्लास 1 और 31 इसमें आपको देखने को मिलता था, और जो कि ये मौलिक अधिकार था। क्या था? एक मौलिक अधिकार था। यहाँ पर देखो ये 5वां जो था, उसके बाद 6वां जो संपत्ति का अधिकार था जो कि अनुच्छेद 31 में था। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार था जो कि किसमें? 32 में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। रुको भाई थोड़ा,
क्लियर है? हाँ, तो ये अनुच्छेद 19 क्लास फर्स्ट और एंड आर्टिकल 31, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता था मौलिक अधिकार। अब इसको क्या किया गया है, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और इसको याद रखना, ये लीगल राइट्स में रख दिया गया। कहाँ रख दिया गया, लीगल राइट्स। लीगल राइट्स मीन्स एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। कहाँ पर, एक कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया, याद रखना। और कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो अब ये आर्टिकल मीन्स ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये कहाँ किस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा, तो अब ये आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 300A। ध्यान रखना, ये कहाँ पर मिलेगा, अनुच्छेद 300A में, क्लॉज ए 300A में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मीन्स संपत्ति का अधिकार, मीन्स हम बात करें राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, तो ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, राइट टू प्रॉपर्टी। ये अब आर्टिकल 300 क्लास ए में आपको देखने को मिलेगा। ठीक भाई, इतना पॉइंट्स आपका क्लियर हुआ कि नहीं भाई, आप इतना बताओ पहले, ये पॉइंट्स आपका क्लियर है कि नहीं। आप एक नज़र देख लें और यहाँ पर हर एक आर्टिकल्स कौन सा कहाँ पर कैसा आर्टिकल्स है, इसको भी आप समझ लें। ठीक है, और देख लें, और ये क्योंकि आपको मेंशन कर लेना है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो आपके पास है तो आप इसका रिवीजन करके जाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, अदरवाइज़ आप नोट्स कर रहे हो तो नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। ये मैं आपके एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप जिस भी एग्जाम की मीन्स जैसे ये आर्मी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा। एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। ठीक है ना? हाँ, तो आप इसका अच्छे से, और जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन तक प्लीज़ ये इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको भी एक अच्छी तैयारी का मौका मिले और वो समझ सकें कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमें क्या पढ़ना है और हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, चलो आगे बात करें। तो अगला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन तो आई होप कि आप समझ गए हैं कि मौलिक अधिकार कितने हैं। मौलिक अधिकार आपको 6 देखने को मिलते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? मीन्स हु इज कॉल्ड आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, संविधान निर्माता। तो याद रखना, संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, अगर नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक, ये आपका ऑप्शन है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4, 5, 6, 7। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, डायरेक्ट आपसे पूछेगा और आपको डायरेक्ट बताना है उसका, कि कोई उसमें गुणा भाग गणित नहीं लगाना है। ठीक, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो आपको ध्यान रखना है 5 वर्ष का होता है। और ये आर्टिकल की बात कर ले कि किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो अनुच्छेद 56 में देखने को मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो आपको किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो अनुच्छेद 56 यानी अनुच्छेद 56 में आपको देखने को मिलता है, जो कि 5 वर्षों का होता है। ठीक है, क्लियर है? और आगे बढ़ूँ। हाँ, चलो ये क्वेश्चन आपको समझना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसको भी हम लोग स्क्रीनशॉट के लेकर अच्छे से समझते हैं कि यहाँ से आपसे कौन कौन से किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपको अवेयरनेस के रूप में जागरूक रहना है पहले से ही, है ना। ये नहीं कि वहाँ पर आपको ये चीज़ें नहीं मालूम है, और नहीं मालूम है का मतलब कि फिर आपको लॉस होना है, काफ़ी नुकसान आपको देखने को मिलेगा। तो एक वैकेंसी आती है एमिस, जो आपको पेपर में बैठना है, यहाँ पर यही होना चाहिए कि हाँ इसी मुझे सिलेक्शन ले लेना है, ये नहीं कि मुझे अब अगले में देखेंगे तो अगला फिर कभी अगला आगे भी कभी नहीं आता है ना। तो ये आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। जो भी भाई बहन हैं उनको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। देखो बात करें कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, समझना है। देखो यहाँ पर बात करें राजस्थान, किसकी बात करें? राजस्थान की बात करें, समझना अच्छे से समझना है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान की, तो ध्यान रखना जो राजस्थान है, राजस्थान की पहले आपको राजधानी मालूम होनी चाहिए कि राजधानी क्या है। तो राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। क्या है? जयपुर। ठीक है ना, क्या है? जयपुर, याद रखना। अगर आगे हम लोग बात करें कि इसका एरिया जो आपको देखने को मिलता है, यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के हिसाब से ये राज्यों में क्या है? बड़ा है। तो जो क्षेत्रफल है इसका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्या है? वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। अगर एक पॉइंट और बताएं तो थार का जो मरुस्थल आपको देखने को मिलता है, राजस्थान में थार का मरुस्थल एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है। ठीक है, थार का मरुस्थल
थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल एक बड़े हिस्से में, एक बड़ा हिस्सा में फैला हुआ है। कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर है। और यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, संभावित हैं, बट आपको ध्यान में रख कर चलना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक, देखो जो राजस्थान है, जो राजस्थान है आपको ध्यान रखना है, जो राजस्थान है ये पाकिस्तान के साथ, राजस्थान समझना है, राजस्थान जो है ये पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको बोलो क्लियर है कि नहीं? मीन्स यहाँ से हम बात करें कि जो राजस्थान है ये पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें, जो अगला पॉइंट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अगले पॉइंट की बात करें तो याद रखना, यहाँ पर पूछ सकता है कि राजस्थान किन भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान किन भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। तो राजस्थान कुल 5 कुल नंबर भी आपको मालूम होने चाहिए। वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये तो आपसे पूछेगा कि राजस्थान किन राज्यों से घिरा हुआ है, ऑप्शन दे देगा स्टेट के नाम, है ना। और ये भी पूछ सकता है नंबर में कि राजस्थान कितने भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है, वहाँ पे नंबर भी दे सकता है ना, 5, 4, 3, 6, है ना, ऐसे भी कर सकता है। तो इस तरह भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि राजस्थान कुल 5 राज्यों से घिरा हुआ है, कुल 5 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, बोलो क्लियर है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको मालूम होने चाहिए कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 5 राज्य कौन कौन से हैं राजस्थान के बाद, नीचे देखोगे गुजरात, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के ऊपर देखोगे तो उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, यूपी। उत्तर प्रदेश के बाद आप देखोगे तो आप चाहोगे तो हरियाणा देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? हरियाणा। और हरियाणा के बाद आप देखोगे तो यहाँ क्या किससे घिरा हुआ है? पंजाब। किससे घिरा है? पंजाब से घिरा हुआ है, से राज्यों से घिरा हुआ है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राजस्थान किन किन राज्यों से घिरा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, हरियाणा और पंजाब। तो आप देख लें 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो 5 राज्यों से ये राजस्थान क्या है? घिरा हुआ है। ठीक है, इन पॉइंट्स को अच्छे से आपको मेंशन कर लेना है, क्लियर कर लेना, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके चलना है। ठीक है, और राजस्थान किस अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा साझा करता है? तो पाकिस्तान के साथ साझा करता है। किसके साथ साझा करता है? पाकिस्तान के साथ साझा करता है। आपके पास मैप होना चाहिए, मैप में आप लोकेशन देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा क्लियर दिखेगा। ठीक है, चले आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम स्थल, गंगा नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है आपसे, और ये आपके ऑप्शन है अमरकंटक, गंगोत्री, यमुनोत्री और हरिद्वार। ठीक है, तो याद रखना जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है, वो क्या है? तो वो याद रखना क्या है? गंगोत्री। क्या है? गंगोत्री है। और यमुनोत्री का पूछें तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है, यमुना नदी। किसका? यमुना नदी का उद्गम स्थल है, यमुना नदी का उद्गम स्थल है। पॉइंट्स क्लियर है? अमरकंटक का पूछें तो अमरकंटक को याद रखना नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है ना, याद रखना। अगर बात करें हरिद्वार की, किसकी बात करें? हरिद्वार की, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि हरिद्वार में जो गंगा नदी है, गंगा नदी पहाड़ी क्षेत्रों से उतरकर पहली बार मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं। ठीक है ना, तो ये बात करता है हरिद्वार के लिए। तो आपके चारों ऑप्शन क्लियर हैं, और यहाँ पे गंगा नदी का उद्गम स्थल पहुँच रहा था, तो क्या है? गंगोत्री है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर आपको कहाँ स्थित है देखने को मिलेगा कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो बात करें, ऑप्शन है कोणार्क, मदुरई और खजुराहो और तंजावुर। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। यहाँ से आप बताएं कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखना कि जो सूर्य मंदिर की बात कर रहे हैं तो सूर्य मंदिर आपको कोणार्क में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यूनेस्को के तहत ये से एक विश्व धरोहर स्थल का भी दर्जा प्राप्त हुआ है, कोणार्क मंदिर को। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन।
नीलगिरी पर्वत किस राज्य में देखने को मिलता है? नीलगिरी पर्वत, तो नीलगिरी पर्वत जो आपको बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलता है। अब यहाँ से देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट बूढ़ा भाग इसमें नहीं करना है, आप ऑप्शन देख क्वेश्चन पढ़ें और ऑप्शन को सिलेक्ट करके डायरेक्ट आगे बढ़ जाएं, ठीक है। तो नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक। साइलेंट वैली की बात करें तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर देखने को मिलता है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में देखने को मिलता है। कहाँ पर? केरल में देखने को मिलता है। आगे बढ़ना है, अब आपको जनरल साइंस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करें तो जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी मीन्स मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपके पास हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी, ये आपके 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन को आपको देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखो जो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो ये क्या है? लीवर की बात करता है। किसकी बात करता है? लीवर। किसकी बात कर रहा है? लीवर की बात कर रहा है, मीन्स यकृत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यकृत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यकृत की। देखो इससे क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकता है और हम कितना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और कौन कौन से पॉइंट्स बन सकते हैं देखिए यहाँ पर, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हाँ देखो समझो, देखो यहाँ पे आपको समझना है, देखो आपको समझना है पॉइंट्स कुछ। देखो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत, मीन्स लीवर होती है। क्या होती है? लीवर, यकृत होती है, ठीक है। अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपको नोट करना है या समझ लेना है कि स्थान पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में डायाफ्राम के नीचे होती है। वजन इसका लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम वयस्क में होती है, ठीक है ना। वयस्क में इतना 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है, ठीक। अगर कार्य की बात करें इसका तो कार्य समझ लेना, ये पित्त का निर्माण यानी बाइल का निर्माण करता है, जो वसा के पाचन में मदद करता है, ठीक है। लीवर, यकृत। शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालना, ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा का भंडारण, क्लियर है। प्रोटीन और रक्त के थक्के बनाने वाले कारकों का निर्माण करता है, ठीक। आगे हम बात करें तो यकृत आप ध्यान देना, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनिक कारखाना कहा जाता है। ध्यान रखना, रासायनिक कारखाना भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक पॉइंट्स और हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, इसी वक्त ये भी हम लोग पढ़ लेंगे तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। मानव हृदय यानी ह्यूमन हार्ट शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग है, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसे जीवन का केंद्र भी कहा जाता है। जीवन का केंद्र भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, ठीक। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। संरचना, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्थान की बात करें तो छाती के बीच में, फेफड़ों के बीच में थोड़ा बाईं ओर होता है। आकार की बात करें तो लगभग मुट्ठी के बराबर होता है, ठीक है। वजन की बात करें तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, 250 से 300 ग्राम महिलाओं में होता है और 300 से 350 ग्राम पुरुषों में होता है, ठीक है। इसका जो वजन है 250 से 300 ग्राम महिला में होता है और 300 से 350 ग्राम पुरुष में होता है, ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करें कि मानव हृदय में कितने चैम्बर्स हैं तो कुल 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है, याद रखना है। कुल 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने? 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स कौन कौन से ध्यान रखना? दायां आलिंद है ना, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय, ठीक है। ये 4 आपको ध्यान में रखना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। आगे बढ़ जाएं तो यहाँ पे फंक्शन की बात कर लें कि जो कार्य है वो कार्य कौन कौन से हैं। देखो पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। हार्ट क्या करता है? पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं हार्ट के विषय में। ऑक्सीजन युक्त क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर तक पहुँचाता है। अगला पॉइंट्स की बात करें, अगले पॉइंट्स की तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को फेफड़ों तक ले जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट्स को बात करें तो लगातार पंपिंग करके जीवन बनाए रखता है, ठीक है। यहाँ से भी अगला पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में, जो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। हृदय की धड़कन को क्या कहते हैं? पल्स कहते हैं, ठीक है ना। हृदय की धड़कन को पल्स कहते हैं। ये सब पॉइंट्स आपके लिए ही हैं, आप इनको अच्छे से समझें, ठीक है ना, एक एक पॉइंट। सामान्य धड़कन अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सामान्य धड़कन 72 बार प्रति मिनट वयस्क में धड़कता है, ठीक है ना, जो हार्ट होता है 72 टाइम्स। हृदय को नियंत्रित करने वाली नसें सिनोएट्रियल नोड होती हैं। कौन सी होती हैं? सिनोएट्रियल नोड कहती हैं। इसे नेचुरल पेसमेकर कहते हैं। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इसे नेचुरल पेसमेकर कहते हैं। बात करें जो हृदय है, हृदय शरीर का पंपिंग स्टेशन है जो जीवन को चलाता है।
ठीक है। ये पॉइंट्स आपके लिए आपको स्क्रीनशॉट लेकर लगा दिया था मैंने, जिससे कि आप समझ सकें कि क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से कैसे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है आर्मी जीडी में एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है ना। हाँ, ज़्यादा डीप में हमें नहीं ध्यान देना है, क्योंकि आपसे ऐसे ही इतने में आपका क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए हैं। आगे हम लोग बढ़ जाएँ। तो देखो, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो देखने को मिलती है वो कौन सी है? लीवर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो याद रखना ऑप्शन है मिल्क, सनलाइट, फ्रूट्स एंड फिश। तो विटामिन डी आपको जो देखने को मिलता है वो सनलाइट से। कहते हैं ना कि थोड़ा धूप में बैठ जाए विटामिन डी ले लें, है ना। हाँ, बट ज़्यादा विटामिन डी नहीं लेना है ना, नहीं तो नुकसान भी होता है उसका। चलो, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है आपको बताना है यहाँ पर। तो रक्त का शुद्धिकरण हार्ट करता है, अभी बताया गया था ना। तो रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? हार्ट करता है, ठीक है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? ऑप्शन है आपके मार्स, मून, वेनस, मरकरी। तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो आपका मून है। क्या है? पृथ्वी का उपग्रह जो है वो है मून है, ठीक है ना, यानी चंद्रमा है, चंद्रमा है, ठीक। नेक्स्ट, डीएनए का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो ये आपको मालूम होना चाहिए और मालूम होगा। डीएनए का जो पूरा नाम है याद रखना वो क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। स्पेलिंग में यहाँ पे देखो DI है, वहाँ पे DE है, तो स्पेलिंग जो स्टार्ट होती है वो DE से होती है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ, ठीक है ना। यहाँ पर कन्फ्यूजन से गलत नहीं करना ना, अगर बी कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ए ऑप्शन होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ जाएं। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आपको बता देना है कि यूएनओ का। तो देखो, यूएनओ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन अगर हम देखें तो यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक है ना। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर जो इसको आपको देखने को मिलेगा ये न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिलेगा। न्यूयॉर्क, कहाँ पर? न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिलता है, और इसका जो कि कहाँ पर है? USA, अमेरिका में, ठीक है। आगे बढ़ो। भारत का राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कौन सा है? तो याद रखना ऑप्शन है लायन, टाइगर, एलिफेंट, राइनो। तो ऑप्शन है टाइगर। कौन सा होगा? टाइगर, ठीक है, टाइगर। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका एक आंसर ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान समय में कुल टाइगर रिजर्व, ठीक है, इन इंडिया, आपको भारत में कुल बाघ संरक्षण, कुल टाइगर रिजर्व कितने देखने को मिलते हैं या कितने हो गए हैं वर्तमान में। और जो हुआ है लास्ट वाला वो टाइगर रिजर्व कौन सा है, कहाँ का है, ये आपको बताना है। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे कि ऑल टाइगर रिजर्व इन इंडिया में जो टोटल टाइगर रिजर्व इन इंडिया कितने हैं, ठीक है। और कहाँ पर लास्ट टाइगर रिजर्व वाला कौन सा भी हाल ही में घोषित हुआ, उसका नाम क्या है और किस स्टेट में है, कौन से राज्य में है, ठीक। ये चीज़ें ज़रूर बताएं हमें आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखना है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो टाइगर है, ठीक है, टाइगर। आगे बढ़ जाऊँ। जनगण मन किसने लिखा है? हु रोट जनगण मन? तो हु रोट, ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो याद रखना जनगण मन किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? सिंबल ऑफ ओलंपिक गेम्स आपको 5 रिंग्स, टॉर्च, फ्लैग, मेडल। तो देखो जो ओलंपिक खेल हैं, आपने देखा होगा जब ओलंपिक खेल का जब आप पिक्चर देखते हो पेपर में, न्यूज़पेपर में जब स्टार्ट होता है तो देखो तो वहाँ पे 5 रिंग्स बने होते हैं, 3 ऊपर बने होते हैं सर्कल ऐसे रिंग्स टाइप में, और 2 नीचे रिंग्स बने होते हैं ना। तो वो क्या है? वो सिंबल है, प्रतीक है ना। तो क्या है? ओलंपिक खेलों का जो प्रतीक है वो क्या है? 5 रिंग्स है। क्या है? 5 रिंग्स है। क्लियर है? आगे बढ़ें। आगे आप बढ़ो। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो अब ये जो आप क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, इसको आप हमें ज़रूर बताएं कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो एक हमें ये लगेगा ना कि हाँ आप पढ़ रहे हैं और आपकी तैयारी अच्छी है, तो ये ज़रूर आप जो भी भाई बहन हैं आप देख रहे हैं, ये इसका आंसर हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको ऐसे ही तैयारी बनाकर रखनी है जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना। और बिल्कुल आपको भटकना नहीं है, अपनी तैयारी को लेके एकाग्र रहना है। पूरा लक्ष्य आपका निर्धारित होना चाहिए कि हाँ मेरा लक्ष्य यहाँ पर है, फोकस है, ठीक है ना। हाँ, अदर कंपोनेंट में नहीं भटकना है आपको, ठीक। अपना निर्धारित लक्ष्य को लेके हमेशा आगे बढ़ना है। तो ये
चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, या क्योंकि यहाँ से अब आपको कंटिन्यूअस सीरीज़ मिलेंगी और काफ़ी डेटा आपको मिलने वाला है। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ मिलेगा यहाँ से, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी भाई बहन हैं तैयारी कर रहे हैं, और उन तक प्लीज़ ये वीडियो आप शेयर कर दें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ये रहा आज का टेस्ट सीरीज, और यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो ये मैं सोचूंगा अगर आपने अच्छे से किया हुआ है पूरा, तो ये ज़रूर आप बताना कि इसका भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है ना, 2 अक्टूबर को क्या है, 26 जनवरी को क्या है, 15 अगस्त को क्या है, और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ठीक है ना। चलो ये सब चीज़ें आपको बताना है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये रहा आज का टेस्ट जो कि आर्मी जीडी के लिए था टेस्ट, और जो कि पहला एग्ज़ाम आपको शायद 2 अक्टूबर को लगा हुआ है ना, 2 अक्टूबर को 2 जून को पहला एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, और मिलेंगे हम लोग कल फिर इसी के लिए। अब आज ही एक और नई टेस्ट सीरीज जो होगा वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा क्लास में, तो वो आपको अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो आपको तक पहुँच जाएगा वीडियोस, ठीक है। तो मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अब आप अपना ध्यान रखें और अपना पढ़ाई करते रहें, ज़्यादा इधर उधर न जाएं, और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए जो भी डेटा है सिलेबस के थ्रू उसकी पढ़ाई करते हुए